हाय फ्रेंड, हम अमरेश कुमार और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम आप लोग के बीच पढ़ाए थे विद्युत बल। विद्युत बल पढ़ाए थे और बताए थे कि अगले दिन आपको इसको विशेषताएं पढ़ाएंगे। तो शायद आप लोग को याद होगा विद्युत बल किसे कहते हैं। तो हम विद्युत बल का परिभाषा बताए थे कि वैसा बल जो दो सजातीय या विजातीय आवेशों के बीच लगता है, वैसा बल जो दो सजातीय या विजातीय आवेशों के बीच लगता है विद्युत बल कहलाता है। इतना पढ़ा दिए थे हम। इसको बाद पढ़ना है विद्युत बल की विशेषता। तो हेडिंग लगाइएगा विद्युत बल की विशेषता। हेडिंग लगाना है विद्युत 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 बल की विशेषता। विद्युत बल की विशेषता, इसको बाद लिखेंगे नीचे विद्युत बल की विशेषता। विद्युत बल की विशेषता निम्नलिखित है। देखिए विद्युत बल की विशेषता पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत बल की विशेषता, उसके बाद लिखना है विद्युत बल की विशेषता निम्नलिखित है, यानी कि निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है। तो पहले लिखना है, पहला विशेषता है, हम कुछ दिन बताए थे और फिर आपसे सुनिए। कहता है कि विद्युत बल निर्वात में, सुनो आराम से सुनना है, याद करना है। जब कोई आवेश निर्वात में स्थित हो तब पर भी विद्युत बल लगता है, यानी कि कोई आवेश निर्वात में स्थित हो तो उस पर क्या लगेगा, विद्युत बल लगता है। दूसरा कहता है विद्युत बल एक संरक्षी बल है। विद्युत बल एक संरक्षी बल है। तीसरा है विद्युत बल केंद्रीय बल का उदाहरण है। विद्युत बल केंद्रीय बल का उदाहरण है। और चौथा है विद्युत बल चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल चुंबकीय बल से क्या है, अधिक शक्तिशाली है। और पांचवा है कि जब दो आवेश स्थित हो, जब दो आवेशों के बीच, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान उनके बीच की दूरी और माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। ये रहा है आपको 5 को विशेषता, पांचों को याद करना है। यहां से 1 नंबर में आपको पूछता है। तो पहला है जब आवेश निर्वात में स्थित हो। जब आवेश निर्वात में स्थित हो तो विद्युत बल लगता है। विद्युत बल लगता है। जब आवेश निर्वात में स्थित रहेगा तो विद्युत बल क्या होगा, लगेगा। दूसरा है जब दो आवेशों के बीच, लिखना है दो आवेशों के बीच आगे जोड़ते हैं किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल उनके बीच की दूरी एवं माध्यम की प्रकृति
प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति पर निर्भर 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 करता है, निर्भर निर्भर करता है। तीसरा है विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल संरक्षी बल है, विद्युत बल संरक्षी बल है, विद्युत बल संरक्षी बल है, विद्युत बल संरक्षी बल है। चौथा है विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण 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 विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल बल गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय चुंबकीय बल से अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है। पांचवा है विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल केंद्रीय केंद्रीय बल का उदाहरण है। देखिए ये आपको लिखवाए हैं विशेषता, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर छपता है। देखिए हम लिखवाए हैं विद्युत बल की विशेषता, विद्युत बल की विशेषता निम्नलिखित है। पहला लिखवाए हैं जब आवेश निर्वात में स्थित हो तो विद्युत बल लगता है। दूसरा लिखवाए हैं किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल उनके बीच के दूरी एवं माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि उनके बीच दो आवेश है, इनके बीच दो आवेश है, Q1 मान लेते हैं और Q2 है। Q2 के बीच जो दूरी है ना, इस दूरी पर निर्भर करेगा और माध्यम पर भी निर्भर करेगा, कहाँ है, निर्वात में है कि वायु में है कि पानी में है, इस सब पर निर्भर करता है विद्युत बल। उसके बाद विद्युत बल एक संरक्षी बल का उदाहरण है। यानी कि विद्युत बल कैसा बल का उदाहरण है, संरक्षी बल है। कैसा बल है, संरक्षी बल है। विद्युत बल संरक्षी बल है। उसके बाद विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल से अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है। पांचवा है विद्युत बल केंद्रीय बल का उदाहरण है। हम लोग नोट जरूर बनाना है, इसको यहाँ से पूछेगा कि विद्युत बल किस बल का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, संरक्षी बल का उदाहरण है या संरक्षी बल की तरह कार्य करता है। विद्युत बल किस बल का उदाहरण है, तो केंद्रीय बल का उदाहरण है। और कभी कभी देगा दोनों दे देगा, विद्युत बल कैसे बल का उदाहरण है, यानी कि संरक्षी बल और केंद्रीय बल दोनों का उदाहरण विद्युत बल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लेटाते हैं और आगे पढ़ने वाले हैं कूलॉम बल का नियम, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। देखिए कूलॉम का हम क्या पढ़ने वाले हैं, नियम पढ़ने वाले हैं। अब सुनिए कूलॉम का नियम क्या है। पहला है कूलॉम का नियम पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पहला क्या है, देखिए लिखते हैं, पहला है कूलॉम का नियम, कूलॉम कूलॉम। देखिए आप कूलॉम बल देखिएगा, कहता है कूलॉम बल के आपको एग्जाम में कूलॉम बल की सीमाएं को लिखें, कूलॉम बल की सीमाएं को लिखें, हेडिंग लगा देंगे कूलॉम बल का सीमाएं निम्नलिखित है और उसके बाद लिखिए इसको क्या सीमाएं हैं, कूलॉम बल की क्या सीमाएं हैं। तो कूलॉम बल का नियम पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, यानी वो कूलॉम का नियम है पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, लागू होता है। उसके बाद कूलॉम का नियम चार्ज एट रेस्ट, यानी चार्ज एट रेस्ट माने विराम आवेश, विराम आवेश, चार्ज मतलब आवेश, रेस्ट माने विराम, यानी कूलॉम का नियम चार्ज एट रेस्ट या स्लो मूविंग
चार्ज के लिए क्या होता है, लागू होता है। स्लो मूविंग चार्ज के लिए भी क्या होता है, लागू होता है। उसके बाद कूलॉम का नियम बड़ी दूरियों से लेकर छोटी दूरियों तक लागू किया जाता है। कूलॉम का नियम बड़ी दूरियों से लेकर छोटी दूरियों तक लागू किया जाता है। यानी कूलॉम के नियम है बड़ा दूरी के लिए भी और छोटा दूरी के लिए भी हम लागू कर सकते हैं कूलॉम का नियम के। पूछता है मेरे दोस्त 2 नंबर में पूछेगा कि कूलॉम की सीमाएं को लिखें, तो लिखना है कूलॉम की सीमाएं लिखित है। 2 नंबर में पूछेगा 2 को लिखना होता है, 3 को बता रहे हैं, 3 को कम से कम 2 को याद रखना है, पेपर में लिखने के लिए आ जाए उसको लिखना है। तो आइए आगे पढ़ेंगे हम इसका कूलॉम बल की स्टेटमेंट क्या है। चलिए ढेर इसको नहीं पढ़ाता है सीमाएं क्या है, एक तो इसको कूलॉम बल के स्टेटमेंट लिखेगा और सिद्ध करके आपको दिखाएगा कूलॉम बल का नियम ये है। लेकिन हम सीमाएं कूलॉम बल का नियम के रूप में पहले इसको सीमाएं बताएं। इसको सीमाएं है कूलॉम का नियम पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है और कूलॉम बल का नियम चार्ज एट रेस्ट या स्लो मूविंग चार्ज के लिए लागू होता है। कूलॉम का नियम बड़ी दूरी से लेकर छोटी दूरी तक लागू किया जाता है, ये भी याद रखना है। आ जाएगा लिखने के लिए तो लिखना है स्टेटमेंट यानी कि कथन क्या है, कूलॉम का नियम का कथन क्या है। देखिएगा हम कथन पढ़ने वाले हैं। कथन क्या कहता है, कूलॉम का नियम का कथन क्या है। कूलॉम के नियम कहता है, कूलॉम का नियम कहता है कथन कि 2 विद्युत आवेशों के बीच, सुन लो मेरी याद, सुन के याद कर लो, हमें सुना दे रहा हूँ, सुन लो, सुन के याद कर लो और उसको कॉपी पर लिख लेना है। हम यहाँ भी लिख रहे हैं, अगर ना समझ में आए तो वीडियो के घटा कर देखना है, कहाँ पर नहीं समझ में आया 2 बार देखो 3 बार देखो, जरूर समझ में आएगा। स्टेटमेंट कथन कहता है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। उन दोनों आवेशों को गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है एवं उन दोनों आवेशों को बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। मेरे दोस्त फिर से सुनना है। देखिए क्या है, कुछ हम किए देखिए लिखते हैं, समझिए यहाँ से। कहता है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच, तो देखिएगा 2 विद्युत आवेश ले लेते हैं Q1 और यहाँ पे विद्युत आवेश कब जाएगा Q2। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, Q1 के कारण किस पर लगेगा, Q2 पर लगेगा, डायरेक्शन इधर की ओर दे दिए। और Q2 के कारण कहाँ लगेगा, Q1 पर लगेगा, तब डायरेक्शन इधर की ओर दे दिए। यानी कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा क्या होता है, समानुपाती। जब इसके बीच की दूरी, इसका बीच की दूरी कितना होगा, इसको बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि स्मॉल कितना है, r, कितना है स्मॉल r। हम खाखा तैयार कर लिए, इसी तो आप इसको डायग्राम के इतना याद रखिएगा ना, डायग्राम को दिमाग में सेट कर लीजिएगा तो परिभाषा अपने आप बना लीजिएगा। 2 विद्युत आवेशों के बीच, सुनिए कूलॉम बल का परिभाषा, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान, तो विद्युत बल को F द्वारा सूचित करते हैं। F लिख लिए, विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। गुणनफल क्या हो जाएगा, Q1 × Q2 के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। हम समानुपाती लिख लिए, क्या होता है, समानुपाती हो गया। अब बताइए समानुपाती लिख लिए तो समीकरण नंबर क्या लिखेंगे, एवं उनके बीच के दूरी के, एवं उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के, तो बीच के दूरी के क्या होता है, बीच की दूरी क्या है, r, के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखना एक प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/r²। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। फिर से समझिए, कहता है कथन क्या कहता है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों को गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। मेरे दोस्त तो देखिएगा परिभाषा, इसको वीडियो से लिख लेना है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे देखना है समीकरण, यहाँ पर देखना है समीकरण 1 और 2 से,
देखिएगा समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों को LHS क्या है, बराबर है, यानी कि 1 और 2 से हम चलेंगे, यानी कि 1 और 2 को हम लिख सकते हैं कि मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, मिलाने पर देखिए जाइएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्रोपोर्शनल, एक प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू Q2 और बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर। और होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, होगा, एक प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखना है आगे, आप लोग जानते हैं दुनिया में कि एक संपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो इसको हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट रूप में हम के लेंगे, क्या हो जाएगा के Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2 और बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर, क्या हो जाएगा R स्क्वायर, कितना हो जाएगा R स्क्वायर। देखिए एक बराबर क्या आ गया बताइए, के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ इसको नीचे लिखते हैं, जहाँ के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है, जिसे विद्युत बल नियतांक कहते हैं, जिसे विद्युत बल नियतांक कहते हैं, विद्युत बल नियतांक कहते हैं। जहाँ के एक नियतांक है जिसे विद्युत बल नियतांक कहते हैं, जहाँ के एक नियतांक है जिसे विद्युत बल नियतांक कहते हैं। इसका मान के प्रकृति पर निर्भर करता है। आइए मेरे दोस्त, अभी कुछ नहीं किए हैं, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक प्रोपोर्शनल 1 बटा R स्क्वायर, दो का समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर या लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रोपोर्शनल मिलाइएगा तो F में F मिलेगा, ये तो F है ना मिलेगा, तो F आएगा, तो एक प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटा कितना हो जाएगा R स्क्वायर। अब जानते हैं कि दुनिया में समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हटाइए तो क्या आएगा, समानुपाती आ जाएगा। तो एक बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है, जिसे विद्युत बल नियतांक कहते हैं। इसका मान माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका मान माध्यम की किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए इतना तक लिख लिए हैं, तो आगे देखिएगा, आगे देखना है मेरे दोस्त, यहीं पर थोड़ा सा लिखना है, तब आगे इसको मिलाएंगे, देखना है। अब देखिएगा के बराबर होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन। देखना है के बराबर क्या होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन, के बराबर होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन। तो आइए मेरे दोस्त, यहाँ के मान हम रखेंगे, क्या रखेंगे, के मान रखेंगे, तो एक बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इतना के बराबर इतना है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, होगा कि नहीं होगा, होगा। के मान हम रखेंगे, तो के जगह पर 1 बटा कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, अब इंटू Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2 अब बटा R स्क्वायर, बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर। देखिएगा फिर से के मान रखना है, एक बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, तो के बराबर होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन। तो एक बराबर के मान उठा के रखिएगा, इसको जगह या पता 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटा कितना हो जाएगा R स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको आगे हम बढ़ाते हैं और इसको मिटाते हैं। आगे देखिएगा, आगे एक होता है अपेक्षित विद्युतशीलता। अपेक्षित विद्युतशीलता, जिसे हम अपेक्षित विद्युतशीलता के ER द्वारा सूचित करते हैं, ER द्वारा। देखिए अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होता है, किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता, किसी माध्यम में यहाँ पर लिख देते हैं, किसी माध्यम
निरपेक्ष निरपेक्ष विद्युतशीलता 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 बटा, देखिए अपेक्षित विद्युतशीलता बराबर होता है किसी माध्यम निरपेक्ष विद्युतशीलता बटा किसी माध्यम विद्युतशीलता बटा किसी माध्यम निरपेक्ष विद्युतशीलता बटा निर्वात में विद्युतशीलता देखिए मेरे दोस्त, अपेक्षित विद्युतशीलता बराबर होता है, अपेक्षित विद्युतशीलता को ई आर द्वारा सूचित करते हैं। देखिएगा किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता बटा निर्वात में विद्युतशीलता बटा निर्वात में निरपेक्ष, इसे यहाँ पर निरपेक्ष भी हो सकते हैं, किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता बटा निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता लिख देते हैं यहाँ पर निरपेक्ष विद्युतशीलता निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता विद्युतशीलता उसको हम बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। आ जाएगा अपेक्षित विद्युतशीलता किसे कहते हैं, परिभाषा बताओ। तो किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता एवं निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा मेरे दोस्त, उसके बाद देखना है क्या हो जाएगा यहाँ से ई आर, तो ई आर बराबर होता है ई बटा इप्सिलॉन। फिर से देखना है मेरे दोस्त, किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता बटा निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता। देखिए विद्युतशीलता के ई आर द्वारा सूचित, ई आर बराबर किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता ई और निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता इप्सिलॉन नोट इसको पढ़ते हैं, इसको इप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं। ई आर बराबर ई बटा क्या हो जाएगा इप्सिलॉन नोट। आइए ना मेरे दोस्त कैंचिया गुना करते हैं, यानी कि तिरछा गुना, तो ई बराबर क्या आ जाएगा इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट। आइए ऊपर हम पढ़े थे क्या, एक बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई इप्सिलॉन देखना है मेरे दोस्त, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। तो 1 बराबर, देखिए ई का मान यहाँ पर रखेंगे हम, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन के मान रखिए इप्सिलॉन आर इंटू कितना हो जाएगा इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखना इप्सिलॉन आर का मान इधर देखना है मेरे दोस्त, यहाँ पर ही लिखते हैं, इतना ही में लिखते हैं इप्सिलॉन, यहाँ पर भी देखना है, यहाँ से देखना है इप्सिलॉन के फ्रेंड थोड़ा सा वीडियो हो गया था, फिर से इसको समझा देते हैं। यहाँ से शायद आपको वीडियो में आ गया था प्रॉब्लम। देखिए 1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर ये हुआ था ना। उसके बाद हम बताएं कि अपेक्षित विद्युतशीलता बराबर किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता बटा निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। इस ई आर द्वारा सूचित करते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता को ई आर द्वारा। तो अब देखिएगा ई आर बराबर किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता को ई से सूचित करते हैं और बटा निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता को हम इप्सिलॉन नोट से सूचित करते हैं। तो ई आर बराबर आ गया ई बटा इप्सिलॉन नोट। तो तिरछा गुना करने कैंचिया गुना करेंगे तो आ जाएगा ई बराबर यानी कि इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर लिखें 1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो 1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इप्सिलॉन के मान यहाँ से लेंगे, मान रख लेंगे, तो 1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर लिखे हैं कि इप्सिलॉन आर का मान निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, निर्वात या वायु के लिए कितना होता है 1 होता है। तो बताइए 1/4 पाई 1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट। तो इसका मान 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, लिया था, यानी कि सिद्ध करना था। 1 बराबर होता है फॉर्मूला
1/4πε/Q1Q2/r²। आपको पूछा है कूलम्ब बल का नियम क्या है, फार्मूला क्या है, तो 1/4πε/Q1Q2/r²। ये बताए थे मेरे दोस्त। उसके बाद बताएं कि वायु अनिर्वात में पूछेगा इप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, यानी कि अपेक्षित विशुद्धता क्या होता है। तो वायु अनिर्वात के लिए कितना होता है, ई आर का मान 1 होता है। उसके बाद जल या पानी में कितना होगा, 81। कितना होगा, 81। धातु के लिए पूछेगा, धातु के लिए अपेक्षित विद्युशीलता कितना होता है, तो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। कार्बनिक तेल यानी कि ऑर्गेनिक ऑयल में कितना होता है, 4.50 होता है ऑर्गेनिक ऑयल में। तो आगे हम पढ़ाएंगे दोस्त इप्सिलॉन नोट का मात्रक और मान। अगर इसको मात्रक देखा जाए तो आता है और मान 4.85 गुने 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो आगे हम आपको बताएंगे इसको। तो चलिए वीडियो को देखिएगा और शेयर करना है दोस्तों के पास। इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को देखिए और नोटबुक बनाइए, मस्त नोटबुक बनाइए और पढ़िए। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।